जो लड़की मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है वो अपने पति को कंगाल कर देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं नरेंद्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो उन सभी स्त्री पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी है जो या तो विवाहित हैं या फिर वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं। साथ ही आज की कहानी उन माता पिताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है जिन्हें किसी कन्या के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी है, अतः सभी भाई बहनों और माता पिताओं से अनुरोध है कि कृपया इस कहानी को शुरू से समाप्ति तक अवश्य सुनें। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। मित्रों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में हर समय उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से दुखी होता है, कोई पति से परेशान होती है, कोई घर वालों से दुखी होता है तो कोई अपने ससुराल वालों से। लाखों लोगों के जीवन में ये समस्याएं बनी रहती हैं। हर कोई इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलती। मित्रों, वैसे तो सभी धर्मों में विवाह का होना बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है तो किसी का जीवन नरक बन जाता है। शादी के बाद कोई तो बहुत उन्नति कर जाता है, लेकिन कुछ घरों में शादी के बाद कलह मच जाती है। ऐसी कलह जिसका तलाक ही एक उपाय नजर आता है, जिसके अलावा और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। मित्रों, वहीं बात करें हम लड़कियों की तो शादी के बाद कुछ लड़कियां तो अपनी ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं और वहीं कुछ लड़कियां खुद भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। और जिस घर में पहले तक सब ठीक ठाक था, उस घर में कलह शुरू हो जाती है। लेकिन मित्रों, कभी आपने सोचकर देखा है ऐसा होता क्यों है? क्यों एक बहू के आने से घर की सुख शांति चली जाती है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम आपको उन 3 चीजों से भी अवगत कराएंगे कि कोई लड़की अपने मायके से अगर ये 3 चीजें लेकर अपने ससुराल को आती है तो उन 3 चीजों की वजह से वह अपनी ससुराल वालों को कंगाल कर देती है। ये 3 चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को भूलकर भी अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए, इस बारे में भी बताएंगे। मित्रों, आज की वीडियो को अगर घर की बहन बेटियों ने देख लिया और वीडियो में बताई हुई बातों पर अमल कर लिया तो आप यकीन मानिए शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी। उनकी ससुराल में कभी क्लेश नहीं होगा। सास ससुरों से बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उन सेठ जी के घर में 2 संतानें थीं, एक लड़का एक लड़की। सेठ वैसे तो अपनी दोनों संतानों से बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़की घर में छोटी थी, इसीलिए वो अपने पिता की लड़हती बेटी थी। सेठ अपनी लड़की को अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहता था। मित्रों, वैसे तो इस संसार में सभी को अपनी संतानें प्यारी होती हैं, सभी माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा इस संसार में कौन होगा जिसे अपने बच्चों से प्यार नहीं? बच्चे सुंदर हों या कुरूप, काले हों या गोरे, इससे माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक माता पिता सभी को समान रूप से चाहते हैं, अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ माता पिता
अपनी संतानों को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनका वही प्यार उन्हें जिद्दी बना देता है। ऐसे बच्चे फिर किसी की नहीं सुनते। वो सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसके कहने की देर थी, कहने के साथ ही वो उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता था। बड़े लाड़ प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। मित्रों, कहते हैं ना कि अधिक लाड़ प्यार और पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ कर रख देती है। सेठ की बेटी अपने पिता से कहती कि पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता कहता ठीक है बेटी तुम ऐसा पहनो। बेटी कहती पिताजी मैं ऐसे नहीं वैसे रहूंगी, तो सेठ कहता ठीक है बेटी तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो, तुम तो मेरी लाडली बेटी हो, जैसा तुम्हारा मन करे खाओ पियो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी रहो। लेकिन मित्रों, जो पिता अपनी संतानों को इस तरह से पालता है, ऐसे माता पिता के बच्चों को बिगड़ते देर नहीं लगती। हमारा तो आपसे बस ये ही कहना है कि आप अपने बच्चों से प्यार करो, खूब प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन अपनी बेटियों को लाड़ प्यार करते समय इस बात का भी ध्यान रखो कि आपका लाड़ प्यार उन्हें बिगाड़ की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। आप अपनी बेटियों से इस कदर भी प्यार मत करना कि उनका भविष्य ही खतरे में पड़ जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लड़का यदि बिगड़ जाए तो उससे तो केवल एक कुल की बदनामी होती है, यदि बेटी बिगड़ गई तो दो दो कुलों पर दाग लग जाता है। इसीलिए बेटों से ज्यादा बेटी की परवरिश पर ध्यान रखना चाहिए, बेटी के स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर भी जाना है। मित्रों, एक सत्य ये भी है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं कि 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। और ये भी एक सच्चाई है कि बेटी को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वह उसके माता पिता का ही होता है। इसलिए प्रत्येक बेटी के माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि अपनी बेटी को लाड़ प्यार करो, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार मत करो कि आपकी लड़की जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद भूल जाए, मान मर्यादा भूल जाए, वो ये भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूँ, उसके लिए सुख सुविधाएं दो। सुख सुविधा देने में कोई बुराई नहीं है, पर इतनी मत देना कि कल को तुम्हारा वही प्यार तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाए। मित्रों, जो सेठ था, सेठ ने अपनी लड़की से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया, लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए, और जिसके संस्कार नष्ट हो गए हों उसका आप अनुमान लगा सकते हो कि वह अपनी ससुराल में जाकर अपने पत्नी विरुद्ध धर्म को, अपने बहू के धर्म को कैसे निभाएगी। मित्रों, कहते हैं कि लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी को तैयार करके उसे विदा करो। मित्रों, सेठ की बेटी सेठ के लाड़ प्यार में सारी मर्यादाओं से अनभिज्ञ रह गई। 8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो तुरंत पलट के जवाब दे देती, लड़ने को आती। मित्रों, मेरा उन सभी बेटियों से कहना है जो अभी अपने माता पिता के घर हैं, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है और जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, जिनकी नाक पर हर समय गुस्सा रखा रहता है, ऐसी सभी बेटियों से मेरा कहना है कि बेटियों, तुम्हारा ये गुस्सा होना, बात बात पर लड़ना झगड़ना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान रखना, माँ बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे,
आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल में जाओगी, तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मित्रों, इस प्रकार सेठ की लड़की अपने पिता की छत्र छाया में धीरे धीरे बड़ी हुई और उम्र बढ़ने के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता चला गया। सेठ की लड़की घमंडी हो गई। बात बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना ये जब उसके स्वभाव में शामिल हो गए तो एक दिन सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि स्वामी, तुम जो हमारी बेटी के लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार के चलते हमारी बेटी दिनों दिन जिद्दी होती जा रही है। मैं जब उसे समझाती हूँ तो अब तो वह मुझे भी उल्टा जवाब देने लगी है। मुझे तो इसे देख देख कर बड़ी चिंता होती है। सेठ जी बोले, सेठानी, तुम नाहक में ही चिंता करती हो। अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं, अभी बच्ची है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। जब समझदार हो जाएगी तब अपने आप ही सुधर जाएगी। तुम तो वैसे ही राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर देती हो। सेठानी बोली, पियाजी, अब हमारी बेटी बच्ची नहीं रही, पूरे 16 साल की हो गई है और जिस अवस्था में अभी वो है उस अवस्था में तो मैं आपकी पत्नी बनकर इस घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। इसीलिए पियाजी, बच्ची समझकर उसे छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करिए। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहीं ऐसा ना हो आपका ये लाड़ प्यार उसका भविष्य खराब न कर दे। मित्रों, इस प्रकार सेठानी बार बार अपने पति को समझाती है, लेकिन सेठ जी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कहते हैं कि प्रिय, हमारा तुम्हारा जमाना और था और अब ये जो चल रहा है वह दूसरा जमाना है। इसीलिए छोड़ो इन दकियानूसी बातों को, देखना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब सेठानी ने देखा कि सेठ जी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो सेठानी भी चुपचाप वहां से उठ खड़ी हुई। सज्जनों, बच्चों की हर मांग को पूरी करके आप थोड़ी देर के लिए ये तो सोचकर खुश हो सकते हो कि मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं अपने बच्चे की हर मांग को पूरी करता हूँ, लेकिन आपकी यही आदत बच्चों को बिगाड़ कर रख देती है और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और जिनके भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं उन माता पिताओं को जीवन भर आंसू बहाने पड़ते हैं। एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, माँ बाप को भी उतना ही दुख होता है जितना उस लड़की को होता है। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि लड़की का पिता होना कोई मामूली बात नहीं है। जितनी साधना एक संत अपनी तपस्या को सफल बनाने में करता है, वैसी ही साधना की जरूरत एक लड़की के पिता को होती है। हाँ तो मित्रों, धीरे धीरे वो सेठ की लड़की बड़ी होती है और जब उसकी अवस्था विवाह योग्य हो जाती है तो सेठ सोचने लगता है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। मित्रों, यही सोचकर वो पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर-बार तलाशता है और अच्छा सा घर-बार देखकर अपनी बेटी का विवाह उस घर में कर देता है। और इस तरह सेठ की लड़की अपने घर से विदा होकर ससुराल चली जाती है और ससुराल में जाकर रहने लगती है। मित्रों, सेठ की लड़की को ससुराल गए हुए हफ्ता भी नहीं गुजरा था, उससे पहले ही बेटी अपने पिता को फोन कर देती है। जब पिता पूछता है, बेटी क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है ना, तो बेटी रोते हुए उधर से कहती है कि पिताजी,
आपने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। क्या सोचकर तुमने मेरा नाता इस घर से जोड़ा था? पिता कहने लगा, बेटी, मैंने खूब देखभाल कर तेरा रिश्ता इस घर से जोड़ा था। मैंने तेरे विवाह से पूर्व खूब उन लोगों को जांचा परखा था, उसके बाद ही मैंने तेरा विवाह किया था। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें वहां क्या दिक्कत है? क्या तुम्हारी ससुराल में मन नहीं लग रहा? बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी दिक्कत को ना पूछो तो ही अच्छा है। एक दिक्कत हो तो मैं तुम्हें बताऊं, इस घर में तो दिक्कतें ही दिक्कत हैं। पिताजी, जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ तब से ही परेशान हूँ। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। पिताजी, तुम जैसे बैठे हो वैसे ही मेरे पास में आ जाओ। मैं यहाँ 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती। बेटी की इन बातों को सुनकर पिता कहने लगा कि बेटी, अभी ठीक से 8 दिन भी नहीं गुजरे हैं और तुम्हारा ये हाल हो गया है। फिर तुम अपना पूरा जीवन कैसे काटोगी? बेटी कहने लगी, पिताजी, आप पूरे जीवन की बोल रहे हो। मैं तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए। मैं इस नरक में और नहीं जी सकती। पिता ने कहा, बेटी, मेरी सुनो तो सही। यदि मैं उन्हें बिना बताए तुम्हारी ससुराल आऊंगा तो वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यदि तुम मुझे आज लेने के लिए नहीं आए तो आज के बाद फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। मैं खुदकुशी कर लूंगी। बाप ने समझाया कि बेटी, मैंने तो तेरे लिए इतना अच्छा सा घर बार देखकर विवाह किया था, इतना दहेज दिया था और इतनी धूमधाम से तेरा विवाह किया था जितना आज तक हमारे नगर में किसी ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया है। इतने पर भी तू बोल रही है कि कैसे घर में मेरा रिश्ता किया है, मैं खुदकुशी कर लूंगी। बेटी, ये तो कोई बात नहीं हुई। बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आपकी मर्जी, आना है तो आओ, और यदि आज के आज तुम नहीं आए तो कल को तो तुम्हारे पास खबर पहुंच जाएगी कि अब तुम्हारी बेटी जीवित नहीं रही। इतना कहकर उस बेटी ने फोन काट लिया। मित्रों, जिस पिता ने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला हो, जिसके अच्छे भविष्य के लिए इतने अच्छे घर में विवाह किया हो, जब वही बेटी ये बोले कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो सोच कर देखिए अपनी बेटी की ये शब्द सुनकर उस पिता पर क्या गुजरी होगी। इसलिए ध्यान रखना, लड़की का भाग्य बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चाहे कोई पिता अपनी बेटी को कितना भी दान दहेज दे दे, यदि उसने अपनी बेटी को संस्कार रहित विदा किया है तो उसकी लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। मित्रों, आखिरकार वही हुआ जो वह बेटी चाहती थी। सेठ जी को भी ये अच्छी तरह से पता था कि मेरी बेटी जिद्दी है। यदि मैं बेटी की ससुराल में समय से नहीं पहुंचा तो वह कोई गलत निर्णय ले लेगी, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। यही सोचकर सेठ जी तुरंत बेटी की ससुराल को चल दिए और कुछ समय के बाद वो बेटी की ससुराल में थे। मित्रों, जब सेठ जी बेटी की ससुराल में पहुंचे तो किसी ने न राम राम की न कोई सम्मान भरा शब्द कहा। किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए, बैठिए। लड़की का ससुर घर के बाहर ही बैठा हुआ था। सेठ को देखकर तुरंत ही उसने अपना मुंह फेर लिया। जब सेठ जी घर के अंदर पहुंचे तो उन्हें अपना दामाद नजर आया। जब सेठ ने पूछा, बेटे कैसे हो, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। वह भी बिना जवाब दिए घर से बाहर निकल गया। जब कुछ और अंदर गए तो उन्हें अपनी लड़की का देवर नजर आया।
लेकिन वह भी कुछ नहीं बोला। जब सेठ ने देखा कि सभी लोग मुझे देखकर अपना मुंह फेर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, यही सोचते सोचते सेठ जी अपनी बेटी के पास पहुंच गए। मित्रों, एक बात सदैव याद रखना, बेटी के गलत व्यवहार की सजा उसके माता पिता को भुगतनी पड़ती है। उन्हें बेटी के गलत व्यवहार के चलते अपमानित होना पड़ता है। यदि ससुराल में जाकर बेटी अपने ससुराल वालों से अच्छा व्यवहार करती है, सबसे मिलजुल कर रहती है, तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। लेकिन लड़की जब अपनी ससुराल जनों से दुर्व्यवहार करती है तो उसके माँ बाप का वही हाल होता है जो आज सेठ जी का हो रहा था। पिता जब बेटी के कमरे में पहुंचा और जाकर के कहा, बेटी क्या बात है, तो बेटी कहने लगी कि पिताजी आप आ गए, अच्छा किया, चलिए मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, चलिए हम अपने घर को चलते हैं। बेटी की इन बातों को सुनकर पिता कहने लगा कि बेटी तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, बेटी आखिर ये तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा घर है। बेटी ने कहा, पिताजी भाड़ में जाए ऐसी ससुराल और भाड़ में जाए ऐसे घर वाले, ऐसे घर वालों से तो भगवान बचाए। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं एक भी पल यहाँ रहना नहीं चाहती। पिता ने कहा, रुको बेटी, मैं पहले तुम्हारी सास से इजाजत ले लेता हूँ, वो यदि कह देंगी तो मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलता हूँ। बेटी कहने लगी, पिताजी उस डायन से क्या पूछना, उसी बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पिता ने कहा, ठहरो बेटी, मुझे एक बार बात तो करके आने दो, अभी मैं तुम्हारी सास से पूछ कर आता हूँ। मित्रों, ये कहकर सेठ जी अपनी बेटी के कमरे से बाहर निकल गए और सीधा बेटी की सास के पास पहुंच गए और कहने लगे, बहन जी मैं आया हूँ। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, आए हो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पिता ने सोचा ये कैसा व्यवहार है, वो फिर से बोला कि बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। महारानी 8-8 बजे सोकर उठती है, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, सीधा हमारा बना बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो एक की 4 सुनाया करती है, बात बात पर मरने की धमकी देती है। किस तरह के संस्कार देकर तुमने अपनी लड़की को हमारे घर भेजा है, तुम इसी वक्त अपनी लड़की को ले जाओ और तुमने जो भी दान दहेज दिया है उसे भी ले जाओ, हमें आपका दहेज और ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। मित्रों, सास की इन बातों को सुनकर पिता का सर शर्म से झुक गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर चुप रहने के बाद सेठ जी सास से बोले कि बहन जी 10-15 दिन के लिए इसे मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद कर जाऊंगा। सेठ की इन बातों को सुनकर सास तुनक कर बोली कि भाई साहब 10-15 दिन क्यों, 10-15 साल के लिए ले जाइए, और हमारे घर अपनी बेटी को जब ही लाना जब वह संस्कार सीख जाए, उससे पहले अपनी बेटी को हमारे घर लाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, लड़की की सास के जब इतने कटु वचन सेठ जी सुनते हैं तो वो समझ गए कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और इस प्रकार सेठ जी दुखी मन से अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर अपने नगर को चल देते हैं। चलते चलते जब वो बाप बेटी आधे रास्ते पहुंच जाते हैं तो पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटी एक बात बताओ, कुछ दिन पहले तक उस घर में बड़ी शांति थी, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया
कि पूरे घर का माहौल बदल गया। कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे ससुराल वाले बड़े मिलनसार थे। पहली बार जब मैं उनके घर गया था तो मेरी बड़ी इज्जत की थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो किसी ने फूटे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। लड़की बोली, पिताजी आपने घर ढूंढने में गलती कर दी। सभी के सभी एकदम से गंवार हैं। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रह लेती। कम से कम मुझे ये दिन देखने तो नहीं पड़ते। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तेरे पिता का घर बहुत बड़ा है, तुम आराम से मेरे घर में रहना। लेकिन बेटी जरा अपनी ससुराल के बारे में थोड़ा सा तो बताओ, तुम्हारी ससुराल कैसी है। बेटी बोली, देखी नहीं आपने कैसा व्यवहार था उन लोगों का। मेरी ससुराल बिल्कुल नरक के समान है। पिता बोला, बेटी अच्छा ससुराल की छोड़ो, अपनी सास के बारे में बताओ, तुम्हारी सास कैसी है। लड़की बोली, पिताजी उस बुढ़िया का तो नाम ही मत लो, वो तो बिल्कुल डायन है। पिता ने पूछा, तुम्हारा ससुर कैसा है। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी ससुर के बारे में क्या बताऊं, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो राक्षस हो। इंसानों वाले एक भी गुण नहीं है उसके अंदर, ऊपर से नीचे तक राक्षस नजर आता है। पिता ने फिर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अच्छा ये बताओ तुम्हारा जेठ कैसा है। लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वो तो एक नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है। तो बेटी कहने लगी कि पिताजी वो तो एकदम से आवारा है, सारे दिन आवारागर्दी करता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा बेटी तुमने इन सब के बारे में तो बता दिया, अब तुम अपनी ननद के बारे में बताओ कि तुम्हारी ननद कैसी है। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी उसकी तो पूछो ही मत, वो तो पक्की चुगलखोर है। उसे तो चुगली करने के सिवाय दूसरा काम ही नहीं आता, सारा दिन चुगली करती रहती है। उसके जैसी तो आज तक मैंने लड़की ही नहीं देखी। पिता ने फिर कहा, बेटा एक बात और बताओ, तेरा पति कैसा है। लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो साक्षात ही यमराज है। बेटी का ये जवाब सुनकर पिता सोचने लगा कि मेरी बेटी कह रही है कि सास डायन है, ससुर राक्षस है, जेठ ठग है और देवर ननद आवारा और चुगलखोर हैं। फिर पिता ने पूछा, बेटी एक बात और बताओ, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, वो तो ठीक है ना। बेटी ने कहा, पिताजी अड़ोसी पड़ोसी भी लुच्चे लफंगे बदमाश हैं, वे सभी भी मेरी ससुराल वालों की ही हाँ में हाँ मिलाते हैं, पूरा का पूरा गांव ही गंवारों का है। बेटी की इन बातों को सुनकर पिता ने विचार किया कि एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकते हैं, सभी के सभी कैसे गलत हो सकते हैं। ससुराल की तो छोड़ो, मेरी बेटी तो पूरे गांव को ही गलत ठहरा रही है, ये कैसे हो सकता है। सेठ ने काफी विचार विमर्श किया। काफी विचार विमर्श के बाद सेठ इस नतीजे पर पहुंचा कि ससुराल वालों की कमी नहीं है, कमी मेरी बेटी में ही है। मेरी बेटी ही गलत है, इसीलिए उसे सभी गलत नजर आते हैं। सेठ ने समझदारी से काम लिया। लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब मैं अपनी ससुराल में कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके घर में ही रहूंगी, वहां मुझे कोई प्यार नहीं करता। पिता बोला, बेटी कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा मन हो वहां रहो। यह तुम्हारी इच्छा मेरे घर पर रहने की है तो तुम मेरे घर पर रहना, मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है, वहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार दोनों बाप बेटी बातें करते हुए अपने घर पहुंच गए। उधर जब लड़की की भाभियों ने देखा
कि हमारी ननद अपनी ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ रहने को आ गई है और अब ये यहाँ रहते हुए हमारी छाती पर दाल दलेगी। तो ये देखकर भाभियां भी नाक मुंह बनाने लगीं। मित्रों, कोई लड़की 2-4 दिन के लिए ससुराल से मायके में आए तो भाभियां भी उसकी इज्जत करती हैं। यदि कोई लड़की हमेशा हमेशा के लिए आ जाए तो उनका भी व्यवहार बदल जाता है। उस लड़की की भाभियों ने भी उसके साथ वही किया। 10-5 दिनों तक तो उन्होंने अपनी ननद की खूब इज्जत की, खूब आओ भगत की। जब उन्हें लगा ये कहीं नहीं जाने वाली, अब ये यहीं रहेगी, तो उन्होंने भी उसके हाथ में झाड़ू पोंछा पकड़ा दिया। कहने लगी, अब बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी, तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब तुम्हारा ये व्यवहार कैसे बदल गया। ननद की इन बातों को सुनकर भाभियां कहने लगीं कि मेरी प्यारी ननद रानी, यदि तुम तौर तरीके से रहती तो हम जरूर तुम्हारी इज्जत करते, लेकिन तुम तो अपनी ससुराल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने को आ गई हो। ऐसे में हम तुम्हें कब तक बिठाल कर खिला सकते हैं। यहाँ तुम्हें रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मित्रों, भाभियों का ये उत्तर सुनकर एक बार को तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरी वही भाभी हैं जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखती थीं और आज बोल रही हैं कि यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मित्रों, इसी प्रकार रहते हुए जब सेठ की लड़की को कुछ दिन और बीत गए तो एक दिन सेठ की लड़की नहा धोकर मंदिर में पूजा करने गई तो वहां उसके साथ में एक घटना घट गई। हुआ ये कि जब वह मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी तो उसी गांव की कुछ महिलाएं उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगीं कि सेठ की लड़की को देखो, 2 महीने हो गए, अभी भी ये अपनी ससुराल नहीं गई। तभी दूसरी औरत बोली, लगता है इसके चाल चलन ठीक नहीं थे, इसीलिए ससुराल वालों ने इसे छोड़ दिया है। मित्रों, सेठ की लड़की ने जब ये सुना तो उन महिलाओं की इन बातों को सुनकर वह सन्न रह गई। वह सोचने लगी, पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। मित्रों, एक बात ये भी सत्य है कि कोई लड़की अपनी ससुराल छोड़कर अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उस लड़की को देख देख कर पास पड़ोसियों का पेट दुखने लगता है। जो बात है उसे तो वह बोलते ही हैं, इसके अलावा भी न जाने क्या क्या अनाप शनाप उस लड़की के बारे में बोलते हैं। जब सेठ की लड़की अपनी सहेलियों से मिलती तो सहेलियां भी एक ही बात पूछती, कब जाओगी ससुराल? ससुराल वाले तुम्हें लेने क्यों नहीं आते? क्या उन लोगों ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है? तमाम तरह के सवाल करती। सेठ की लड़की अपनी सहेलियों के इन सवालों का कुछ जवाब नहीं दे पाती। सेठ की लड़की यदि किसी शादी समारोह में जाती तो उससे भी वहां ये सब बातें ही पूछी जाती। सेठ की लड़की इन सब बातों को सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन लोगों के मुंह बंद हो जाएं, लेकिन उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। बेचारी जब चारों तरफ की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई तो सेठ की लड़की सोचने लगी, मैं कहां आकर इन लोगों के बीच में फंस गई। जिसे देखो वो यही पूछ रहा है, क्या इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है? मित्रों, ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले कभी किसी को चैन से जीने नहीं देते। यदि किसी की लड़की बहुत दिनों तक ससुराल से नहीं आए
तो इन्हें दिक्कत। यदि किसी की लड़की कई दिनों तक ससुराल न जाए तो भी इन्हें दिक्कत। मित्रों, अब तो पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ये सुनकर दूसरी औरत कहती, अरे हमें तो पहले से ही पता था, इसके शुरू से ही ऐसे लक्षण थे, ये तो होना ही था। मित्रों, पूरे गांव में ये चर्चा शुरू हो गई। उस सेठ की लड़की ने गांव वालों के सवालों से बचने के लिए अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया। बेचारी गुमसुम अपने घर में ही बैठी रहती। जब सेठ की लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो सेठ की लड़की विचार करने लगी कि अभी मुझे अपने पिता के घर आए हुए 3 महीने ही गुजरे हैं और इन दुनिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस तरह मैं उम्र भर यहाँ कैसे रह पाऊंगी। मित्रों, इसी उधेड़-बुन में वो सेठ की लड़की बैठी हुई थी। तभी वहाँ सेठ जी आ गए। जब पिता ने अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो सेठ जी कहने लगे, बेटी क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो। जब लड़की पिता के इन वचनों को सुनती है तो लड़की हिलकी भर के रोने लगती है और कहती है कि पिताजी, मेरी ससुराल तो पहले से ही नरक थी, उससे छुटकारा पाने के लिए तो मैं यहाँ आई थी कि मैं अपने पिता के घर सुखपूर्वक रहूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये दुनिया वाले मुझे भी यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे। पिताजी, जब से मैं शादी के बाद मायके में आई हूँ तब से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जिससे भी बात करो तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि ससुराल कब जाओगी। लोग मुझे तरह तरह के ताने देकर परेशान करते हैं। इन सब बातों से अब मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ जिससे इन परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाए। मित्रों, सेठ जी तो इसी इंतजार में थे कि कब बेटी मुझसे ऐसा बोले और मैं अपने मन की बात रखूं। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी एक काम करेगी, तो लड़की बोली कि पिताजी, यदि मुझे अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए तो एक तो क्या, मैं 2 काम करने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे मुझे करना क्या है। पिता कहने लगा कि बेटी, हमारे नगर में एक महात्मा पधारे हैं, बड़े ही उच्च कोटि के संत हैं। जब उनके सामने मैंने चर्चा की और उन्हें मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि मेरी एक बेटी है और ससुराल वाले उसे तंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। उन संत का कहना है, यदि तुम्हारी बेटी इस उपाय को कर ले तो उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सभी एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। सेठ की बेटी अपने पिता के जब इन वचनों को सुनती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। बेटी अपने पिता से कहती है कि सच पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है। पिता कहने लगा, बिल्कुल हो सकता है। और महात्मा जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि जो ससुराल वाले तुम्हारी बेटी पर अत्याचार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, इस साधना के बाद वो उसके आगे पीछे घूमेंगे। पूरा ससुराल तुम्हारी बेटी की मुट्ठी में होगा। मित्रों, सेठ की लड़की यही तो चाहती थी कि सभी लोग उसकी बातों को माने, ससुराल में उसका राज चले, वो महारानी बन जाए, सब लोग उसके इशारों पर काम करें। पिता ने कहा, बेटी 6 महीने के अंदर तेरी ससुराल का पूरा वातावरण एकदम से बदल जाएगा, सब लोग तेरे अधीन होंगे। क्या तू ऐसी ससुराल में जाना चाहेगी। बेटी कहने लगी, पिताजी यदि ऐसा हो जाए तो फिर मुझे ससुराल जाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी ससुराल तो मैं शुरू से चाहती थी
कि सभी लोग मेरी मुट्ठी में हों। पिता ने कहा, हाँ बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा। तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, तेरी सास तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा, पिताजी क्या ये संभव है? पिता कहने लगा, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन संत महात्मा द्वारा दिया हुआ ये मंत्र जपना होगा। यदि तुम इस मंत्र को जपती हो तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बेटी ने जब मंत्र पूछा कि किस मंत्र का मुझे जाप करना है, तो सेठ जी ने कोई बड़ा सा मंत्र अपनी बेटी को सुना दिया और कहने लगे कि बेटी, तुम्हें इसी मंत्र को जपना है और ध्यान रहे इसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, वरना इसका परिणाम उल्टा होगा। बेटी ने कहा, पिताजी ये मंत्र तो बड़ा कठिन है, ये तो मुझे याद भी नहीं रहेगा। क्या इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? बेटी के पूछने पर पिता कहता है कि बेटी, मंत्र तो जपना ही है, लेकिन एक काम हो सकता है। जब पूछा क्या हो सकता है, तो पिता कहने लगा कि बेटी, मंत्र तो मैं जप लूंगा, लेकिन साधना तुझे करनी होगी। जब लड़की ने पूछा कि पिताजी मुझे साधना में क्या करना है, तो पिता कहने लगा कि बेटी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि 6 महीने तक पलट के किसी को जवाब नहीं देना है। 6 महीने तक किसी से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ही ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? बेटी ने कहा, पिताजी इसके अलावा और कुछ भी करना है। पिता कहने लगा, नहीं बेटी, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। बस बेटी, 6 महीने की छोटी सी साधना है, बस तुम इस साधना को पूरा कर लो, फिर देखना ससुराल के सारे लोग तुम्हारे इशारों पर कैसे नाचेंगे। बेटी कहने लगी, पिताजी यदि ऐसा नहीं हुआ तो पिता कहने लगा कि बेटी, पहली बात तो ये सिद्ध महात्मा का मंत्र है, तुम्हारी साधना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि बाई चांस ये टोटका असर नहीं करता है, तो तू वापस अपने पिता के घर आ जाना और यहाँ आराम से रहना। पिता की इन बातों को सुनकर बेटी कहती है, फिर ठीक है, मैं इस साधना को जरूर करूंगी। मित्रों, अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह सेठ जी अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल को चल देते हैं। मित्रों, पिता जब अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल पहुंचता है, जब ससुराल वाले देखते हैं कि सेठ जी अपनी बेटी को लेकर फिर से आ गए हैं, तो उस समय तो कोई कुछ नहीं कहता है, सिर्फ लड़की का पति ही 2-4 शब्द बोलता है। इतने में उस लड़की की सास भी वहीं आ जाती है। जब वह देखती है कि सेठ जी फिर से अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ गए हैं, तो ये देखकर उस लड़की की सास सेठ से कहने लगती है कि भाई साहब, इस आफत को यहाँ फिर से क्यों लेकर आए हो? क्या तुमसे हमारे घर की सुख शांति देखी नहीं जाती? ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। इसीलिए भाई साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ले जाइए अपनी बेटी को, हमें ऐसी बहू की कोई आवश्यकता नहीं है। सास के इन वचनों को सुनकर सेठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि बहन जी, मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी के कारण तुम्हारे घर की सुख शांति में खलल पड़ा है, लेकिन बहन जी, एक बार इसे सुधरने का मौका तो दो। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगी। सास ने कहा, ठीक है भाई साहब, जब तुम कहते हो तो मैं इसे अपने घर में आने की इजाजत देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसने वही सब किया जो ये पहले करती थी, तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। पिता ने कहा, ठीक है बहन जी, अब आप विश्वास रखिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मित्रों,
इस तरह सेठ अपनी बेटी को सारी बातें समझाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, बस 6 महीने की साधना है, इस साधना को मन लगाकर पूरा करना, फिर देखना 6 महीने बाद ये ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। बेटी कहती है, पिताजी, जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उन सभी बातों का मैं पालन करूंगी। साथियों, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को सारी बातें समझाकर अपने नगर लौट गया। मित्रों, इधर जब अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह सेठ की लड़की सूर्योदय होने से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देती है, क्योंकि पिता ने कहा था कि बेटी, इस 6 महीने की साधना में तुम्हें सूर्य निकलने से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ना है और उठकर अपनी सास के पैरों को छूना है। मित्रों, इसी प्रकार वो बेटी साधना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूर्योदय होने से पहले ही उठती है और उठने के साथ ही अपनी सास के पास में जाती है और सास के पास में जाकर बुढ़िया के पैर छूने लगती है। पैर छूते हुए सेठ की लड़की अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? मित्रों, सास जब अपनी बहू के इन वचनों को सुनती है तो सास का अपनी बहू के प्रति जो भी गुस्सा था वह एक क्षण में गायब हो जाता है। सास को एक झटका सा लगता है। सास सोचने लगती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि सास ने तो कभी इस समय की कल्पना भी नहीं की थी। सास सोचने लगती है, क्या ये मेरी वही बहू है जो मैं एक कहती थी तो पलटकर 10 सुनाती थी और आज मेरे चरण छूकर आशीर्वाद मांग रही है? बहू ने कहा, माताजी, आज से पहले मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करना। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। माँ जी, मेरी गलतियों को माफ करते हुए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, जब सास अपनी बहू के इन वचनों को सुनती है तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सास अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी बहू को खूब आशीर्वाद देती है। मित्रों, उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है। वह सीधी रसोई में जाती है और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगती है। मित्रों, इधर जब बर्तन खटकने की आवाज सास के कानों में पड़ती है तो सास अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, जरा रसोई में जाकर तो देख, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई। ये रसोई से बर्तन खटकने की आवाज कैसी आ रही है? मित्रों, सास के कहने पर ननद रसोई घर में जाती है और वापस आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ जी, रसोई घर में छोटी बिल्ली नहीं बल्कि बड़ी बिल्ली है। अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहती है, तू क्या बोल रही है? छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली? तो ननद अपनी माँ से कहती है कि माँ जी, रसोई में बिल्ली नहीं, तुम्हारी बहू रानी रसोई का काम कर रही है। मित्रों, अपनी बेटी के मुख से सास जब इन बातों को सुनती है तो उसका अपनी बहू के प्रति जो सोचने का नजरिया था वह एकदम से बदल जाता है। सास ये जानकर कि मेरी बहू सुबह सुबह रसोई में जाकर काम कर रही है, ये सुनकर वो खुश हो जाती है। मित्रों, सेठ की लड़की ने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद उसे थाली में परोसा और उस थाली को लेकर वह अपनी सासू माँ के पास पहुंच गई और अपने हाथों से अपनी सासू माँ को खिलाने लगी। मित्रों, आज भोजन खाते हुए सास को ये एहसास हो रहा था कि बहू के घर में आने का क्या सुख होता है। मित्रों, सास को भोजन कराने के बाद जब ससुर घर के अंदर आते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं कि बेटी निर्मला, भोजन ले आ, भोजन करके मुझे खेत पर जाना है, तो ननद से पहले सेठ की लड़की
भोजन की थाली लेकर ससुर के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले सेठ की लड़की अपने ससुर के सामने भोजन की थाली रखती है। उसके बाद में ससुर के पैर छूती है। पैर छूकर सेठ की लड़की अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, मुझसे जाने अनजाने में जो अपराध हुआ है, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हो सके तो मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। मैं आगे से ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जिससे इस घर की मान प्रतिष्ठा में कोई दाग लगे। मित्रों, ससुर जब अपनी पुत्र वधू के इन वचनों को सुनता है तो ये सुनकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। सास की तरह ससुर को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारी वही बहू है जो दिन रात घर में कलह करती थी, सबसे लड़ती झगड़ती थी। ससुर जब अपनी बहू के इस बदले हुए रूप को देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। वह भी अपनी बहू को खूब आशीर्वाद देता है। मित्रों, एक पिता को क्या चाहिए? वो तो बस यही कामना करता है कि मेरी पुत्र वधू मेरी इज्जत करे, मेरा सम्मान करे, समय से भोजन दे। एक ससुर की बस यही कामना रहती है। आज उस ससुर को अपनी पुत्र वधू में ये सारे लक्षण नजर आ रहे थे। मित्रों, इस प्रकार वो सेठ की लड़की अपने पिता के कहने से 6 महीने की साधना में जुट गई। रोज सूर्य निकलने से पहले उठना, उठकर अपने घर का सारा कामकाज करना, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना, अपने पति की सेवा करना, घर के सभी लोगों को समय से भोजन कराना और ननद के साथ बहन जैसा व्यवहार रखना। अगर कोई उससे कुछ कह भी दे तो उसको चुपचाप सुनना, क्योंकि पिता ने कहा था कि बेटी, कोई तुमसे क्रोध में भी बात करे तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, या तुमने गुस्सा किया तो तुम्हारी साधना खंडित हो जाएगी। इसीलिए वो लड़की किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी। सोचती थी बस 6 महीने की तो बात है, उसके बाद तो सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। मित्रों, इस प्रकार वो ससुराल में रहते हुए अपना समय गुजारने लगी। सबकी सुनती, किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। इस प्रकार उसे ससुराल में रहते हुए पूरा 1 महीना गुजर गया। अब तो आस पड़ोस के लोग भी बहू की तारीफ करने लगे कि फलाने की बहू बड़ी संस्कारी है, सबकी सुनती है, किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। मित्रों, जब सेठ की लड़की अपने कानों से अपनी तारीफ सुनती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। वह सोचती है कि ससुराल की तो छोड़ो, आस पड़ोस के लोगों पर भी मेरी साधना का असर हो रहा है। जो कल तक मुझे बुरा भला कहते थे, आज वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। मित्रों, जब कुछ दिन और बीतते हैं तो एक दिन उसकी सास उसे अपने पास बुलाती है और चाबियों का गुच्छा देते हुए कहती है कि बेटी, ये घर की चाबी है। आज तक इस घर की चाबियों को मैं संभाल रही थी। आज से मैं इस घर की जिम्मेदारियों को तुम्हें सौंप रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी हो। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मित्रों, इतना कहकर सासू माँ ने अपनी चाबी का गुच्छा बहू को थमा दिया और किसी कार्य से घर के बाहर चली गईं। मित्रों, घर की बहू के लिए और क्या चाहिए? वो तो यही चाहती है ना कि घर का राजकाज सब मेरा हो। ससुराल में जाकर छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। जब सेठ की लड़की को उसकी सास ने चाबी का गुच्छा सौंप दिया और वह जब घर की मालकिन बन गई तो उसे बड़ी खुशी हुई। लड़की सोचने लगी कि मेरे पिता ने बड़ी अच्छी साधना बताई है। अभी 1.5 महीना भी नहीं गुजरा है और मुझे साधना का फल
मिलना भी शुरू हो गया। सेठ की लड़की अब पूरे मन से साधना में जुट गई। मित्रों, कुछ दिन और गुजरे तो सास ने फिर से अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज के बाद तू जो भी पैसा कमा कर घर लाएगा वो मुझे नहीं देना है, बल्कि अपनी पत्नी के हाथों में देना है, क्योंकि हमारे घर की ये बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अब से मैं सारी जिम्मेदारियों का भार अपने बहू के कंधों पर डाल रही हूँ और मुझे भरोसा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी और हमारे घर को उन्नति की राह पर ले जाएगी। मित्रों, सेठ की लड़की जब अपनी सास के मुख से इन वचनों को सुनती है तो फूली नहीं समाती है। वह सोचने लगती है कि पिता ने तो कहा था कि बेटी 6 महीने की साधना है, लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं और साधना पूरी तरह से फलीभूत होने लगी है। जो लोग दिन रात मेरी बुराई करते थे वो सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरे हाथों में घर की चाबी का गुच्छा है। जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मेरे मन मुताबिक मेरी ससुराल के लोग व्यवहार कर रहे हैं। यही सोच सोच कर सेठ की लड़की बड़ी प्रसन्न हो रही थी और सोच रही थी कि अभी तो 2 महीने गुजरे हैं, अभी से इनका ये हाल है, जब 6 महीना गुजरेंगे फिर इनका क्या हाल होगा। मित्रों, अभी भी सेठ की लड़की के मन में गुस्सा भरा हुआ था। वह तो इस इंतजार में थी कि कब 6 महीने गुजरे, कब ये साधना संपन्न हो, फिर मैं इनसे अपने प्रतिशोध का बदला लूं। मित्रों, इस प्रकार वो लड़की अपनी साधना में जुटी रही और ससुराल वालों की सेवा करती रही। इसी प्रकार ये करते करते उसे 3 महीने का समय गुजर गया। जब समय गुजरा तो उस बिगड़ैल लड़की के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो नफरत पहले उसे ससुराल वालों से थी उसमें भी कमी आने लगी। जब उसने देखा कि सभी लोग मुझे दिल से चाहते हैं तो वह भी सच्चे हृदय से सभी को प्यार करने लगी। पहले जिस कार्य को वो साधना मानकर करती थी, अब वह उस कार्य को अपना कर्तव्य मानकर करने लगी। धीरे धीरे वह बिल्कुल बदल गई, उसके विचार बदल गए, उसके अंदर प्रेम के भाव जागृत होने लगे। मित्रों, जब कुछ समय और बीता तो सावन का महीना आ गया। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बड़ा पवित्र माना जाता है। इसी महीने में रक्षाबंधन होता है, जो भाई बहनों के लिए बड़ा खास होता है। मित्रों, जब सावन का महीना आया तो सेठ का लड़का अपनी बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल में आया। जब उसने कहा कि बहन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो अपने भाई के इन वचनों को सुनकर वो सेठ की लड़की अपने भाई से कहती है कि भाई, पहले तुम सासू माँ से पूछाओ, यदि सासू माँ मुझे मायके जाने की इजाजत देंगी तभी मैं आपके साथ में चल सकती हूँ। भाई जब सासू माँ के पास में जाता है और कहता है कि माँ जी, मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ, मेरी बहन को भेज दीजिए, तो सास कहने लगी कि बेटा, सावन का महीना है, रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम भाई बहन का प्यार है, इसीलिए मैं मना तो नहीं कर रही, लेकिन बेटा अपनी बहन को तुम अपने घर ज्यादा मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन ही विदा कर देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। ये हमारे घर की लक्ष्मी है, इसके जाते ही घर सूना सूना हो जाएगा। मित्रों, प्यार में वो शक्ति होती है कि जो सास कुछ दिन पहले तक अपनी बहू को ये कहती थी कि हमारी बहू कुलक्षणी है, इसने हमारे घर का सुख चैन छीन लिया है, वही सास अपनी बहू के लिए आज बोल रही है कि ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, बहू के बिना घर सूना सूना लगेगा।
मित्रों, इस प्रकार सेठ की लड़की अपनी ससुराल से मायके आती है और जब वह अपने माता पिता से मिलती है तो पिता अपनी बेटी से कहता है कि और सुनाओ बेटी, तुम्हारी सास कैसी है? वो तो डायन थी ना। अपने पिता की इन बातों को सुनकर बेटी कहती है कि पिताजी, उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। वो डायन नहीं, वो तो मेरी अच्छी माँ है। वो तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। पिता ने पूछा, बेटी तेरा ससुर कैसा है? वो तो राक्षस था ना। बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मैं ही गलत थी जो उनके बारे में ऐसा सोचती थी। वो तो मुझे आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर पिता ने कहा कि तुम्हारा जेठ तो एक नंबर का ठग था, अब वह कैसा है? लड़की कहने लगी, पिताजी उनके बारे में भी तुम ऐसा मत बोलो। वो तो मुझे छोटी बहन की तरह प्रेम करते हैं। पिता ने कहा, अच्छा तुमने और सब लोगों के बारे में तो बता दिया, अपनी ननद के बारे में बताओ। वो तो एक नंबर की चुगलखोर थी ना। बेटी कहने लगी कि पिताजी वो भी ऐसी नहीं है। मेरी ननद तो मेरी पक्की सहेली बन गई हैं। अब वह ऐसा कुछ नहीं करती। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? वो तो यमराज था ना। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, हमारे पति के बारे में ऐसा मत बोलो। मेरे पति तो बिल्कुल देवता हैं। उनके बारे में तो मैं एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकती। पिता बोले, ठीक है बेटी, अच्छा अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में बताओ, वो कैसे हैं? वो तो बड़े लुच्चे लफंगे बदमाश थे ना। बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे पड़ोसी भगवान हर किसी को दे। मित्रों, पिता जब अपनी बेटी के मुख से इन बातों को सुनता है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। पिता सोचने लगता है कि जो सिर मेरा बेटी के कारण नीचे झुक गया था, आज हमारा वही सिर उसी बेटी ने ऊंचा कर दिया है। अब मैं सबके सामने ये गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक बेटी का पिता हूँ। मित्रों, इस प्रकार वो बेटी कुछ दिन अपने मायके में बिताती है और जब उसकी ससुराल से बुलावा आता है तो खुशी खुशी अपनी ससुराल को चल देती है। तो देखा मित्रों, किस प्रकार एक पिता ने अपनी बेटी को सहनशीलता का पाठ पढ़ाकर उसके बिखरते हुए घर को टूटने से बचा लिया। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। चलिए इस कहानी की समाप्ति में अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो किसी लड़की को अपने ससुराल में लेकर नहीं आनी चाहिए। जो लड़की अपने माता पिता के घर से ये 3 चीजें लेकर ससुराल में आती है तो उसकी इन 3 चीजों की वजह से उसकी ससुराल में कंगाली आ जाती है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं। मित्रों, पहली चीज है कि लड़की को कभी बाप की दौलत और भाई भतीजों का घमंड लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए। जो लड़कियां शादी के बाद भी बाप की दौलत का और अपने पीहर बालों का घमंड करती हैं, उनके ऊपर फूली रहती हैं और अपने ससुराल बालों की तुलना अपने मायके बालों से करती हैं और अपने मायके बालों की धमकी ससुराल बालों को देती रहती हैं, तो ऐसी लड़कियों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। ऐसी लड़कियां पिता के घर ही धक्के खाती हैं। इसीलिए सभी लड़कियों को चाहिए कि जब वो अपने मायके से ससुराल को जाएं तो अपने घमंड को मायके में ही छोड़कर जाएं। इससे उनका दाम्पत्य जीवन चैन से गुजरेगा। मित्रों, दूसरी चीज है कि जब आप अपने पिता के घर होती हैं उस समय आप अपने पिता से तरह तरह की जिद करती हैं और पिता भी अपनी बेटी की हर जिद पूरी करने का प्रयास करता है। लेकिन आप अपने उसी स्वभाव को लेकर जब ससुराल को जाती हो तो याद रखना
आपके घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप अपने पिता के घर से ससुराल को जाएं, तो आपके अंदर जो भी जिद्दीपन है, जो भी आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उसको मायके में ही छोड़कर जाएं। क्योंकि आपका जो जिद्दीपन है, आपके अंदर जो गुस्सा है, जिसे आप अपने माँ बाप को दिखाती हो, वो गुस्सा माँ बाप तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वाले आपका गुस्सा कभी सहन नहीं करेंगे। इसीलिए ससुराल जाते समय इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरा है लड़ाई झगड़ा। जब आप अपने पीहर में रहती हो, तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, परिवार वालों से, ताऊ चाचा से लड़ाई झगड़ा करती हो, और आपके पीहर वाले उसे सहन भी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि आप उस घर की बिटिया हो। लेकिन वही आदत जब तुम ससुराल में लेकर जाती हो और ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करती हो, तो तुम्हारी इस आदत को ससुराल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और आपका घर बिखरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े की आदत, कड़ुआ बोलने की आदत और माँ बाप की दौलत का घमंड जो भी लड़की अपने ससुराल में लेकर जाती है, तो उसका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगती। आशा है आप इन बातों का ध्यान रखोगी और अपनी ससुराल में जाकर अपने माता पिता का सर ऊंचा उठाने का प्रयास करोगी। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया अपने नाम के साथ कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।